कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्रसिद्ध कथाकार मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन पर आधारित है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मलबे का मालिक। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराए हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थीं, जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेहदीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुक्खी भटियारिन की भट्टी थी ना, जहां वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ नजर आ रही थीं। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती, कहीं अफसोस घेराता। वल्लाह, कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी अद्भुत वाक्य सुनाई दे जाते, वली यह मस्जिद जो की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज़्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शाहाल मीगेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्ण नगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, यह ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है, जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और भी बातें करके लोगों को बहुत खुशी प्राप्त हो रही थी। बाजार बासा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है, जहां विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहां ज़्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकानें थीं। सो जब सबके सब एक ही आग में जल गए थे। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थीं, मगर
जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज़्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी ने भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं की थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहीं बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे और कुछ फासले पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरी को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने आप से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, आ तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसी तरह ओठ बिसूर कर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बांह से पकड़कर गली में ले गई। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बांह छुड़ाने के लिए भी मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ हटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर खसमा खाने, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा, कह रही हूँ चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर थोड़ा सिर खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था, घुटने थोड़ा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से अपने सिर पर लगा ली। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहाँ अब एक तिमंजिला मकान खड़ा था। बिल्कुल बिजली के तार पर दो मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठ गई थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते जर्रों को देखता, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहां खड़ा देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? 7.5 साल पहले तू इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की चेष्टा की। आज आप पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे। मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। बंटवारे से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। बुढ़े ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे, मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटे, यह मेरी बदनसीबी थी कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया था। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी
कहते हुए उसे एहसास हो आया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया था, पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को क्या सोचना। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदास जी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थीं, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था, या रखा पहलवान, जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ रानी को आते देख उनमें हल्की फुसफुसाहटें आरंभ हो गईं। वह था तुम्हारा घर? मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई, उसके लिए वह तैयार न था। उसकी जबान पहले से ज्यादा खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। यह मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोरी ने उसके चेहरे के बदलते हुए रंग को देखा। उसकी बाह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में कहा, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उनमें से कब का निकल चुका। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ आते हुए दो जाली की अलमारियां थीं, जिनकी कालिक पर अब सफेदी की हल्की हल्की उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है, यह है। और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय ओ चिराग दीना। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे। उन रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरकाने की थी। वह छिपने के लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर 2-1 बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिराग दीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा लेता था, जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया और कहा, वह 1 मिनट आकर उसकी बात तो सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहां के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और 2 लड़कियां
किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे में शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है भेड़ के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा, किश्वर और सुल्तान नीचे पहुंचे, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। बंद दरवाजों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उस रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गईं। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर को आग भी लगा दी। रखे पहलवान ने तब तो कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी लाकर रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहां न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और ना ही खोमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि सारी घटना ज़रूर किसी न किसी बहाने तक गनी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटनाएं याद आ। मलबे का ढेर ही मानो सारी घटनाओं को अपने मुंह से बोलकर बता देगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए रो रहा था। बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया? ओए, ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए, गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया? ओए। और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जाग गया, यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धौंकने की सी आवाज़ निकली और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर को फैलाया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसा है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज में कहा, मगर वह वहां बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। रखे की टांगें थोड़ी फैल गईं और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनूरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनूरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थीं। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर
चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनीन की बात नहीं हुई? नहीं। ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनूरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनूरी गनी की बाह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीचे करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां भी कुछ फैल गई थीं। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। घनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह सिमटी रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं के सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में फुसफुसाहटें तेज हो गईं कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है न गनी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है। मरदूद किसी को वहां गाय का खूंटा भी नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने चिराग उसके बीवी बच्चों को मारा है? रखा आदमी नहीं, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं के सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ यह मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आईं। पहलवान ने अपनी टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में छिप नहीं सकता था। उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाढ़े लार से चिपक गए। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग वहां साथ होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा न हो, पर बाहर से तो खतरा आ सकता है।
मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बन आई तो रखे के रोके भी न रुके। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगूछे से होठों के कोनों को साफ किया। साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़ा ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया तो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नजर से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर बातें चलती रहीं कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुशक हो गया था। रखा किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा कितनी अच्छी थी वह। रखे मरदूद का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठ खखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था। रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया, फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता था। मगर उस दिन वह वहां बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15वें साल में पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तत 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 भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वह शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थीं। च्यूं च्यूं, चिक चिक, किर किर। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहां से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहां बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्राकर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। वाऊ वाऊ। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता हुआ कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दुर्र, मगर कुत्ता
और पास आकर भौंकने लगा। भौं भौं भौं। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया, तो वह एक बार कान झपटकर मलबे पर लौट गया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। धन्यवाद। जब आप कहानी सुनते हुए मेरे साथ यहाँ तक आ ही गए हैं, तो भारत पाकिस्तान का यह विभाजन निश्चित रूप से आपके हृदय में पुरानी स्मृतियों को जगा गया होगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार पुनः धन्यवाद।